and welcome to the 9th lecture of our alternating current discussion. आज हम लोग क्या करेंगे? JEE एडवांस के डाउट्स. Shoot your doubts please. One, two, three, four. हाँ समझ गए. 1, 2, 3, 4, 12. 5 नहीं. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. पहले इतना रिसर्च कर दो. इतना हो जाए काफी है. सब तो पूछ ही ली तुमने. 1, 2, 3, 4, 5 का. अच्छा कोई बात नहीं. चलिए ठीक है. कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो ट्रांजिएंट सर्किट का है. तो 1 हम लोग बाद में करेंगे. उसको भी टिक कर दीजिए. 1 बाद में करेंगे. 2 नंबर. 2 नंबर तो बहुत आसान सवाल है यार. तुम लोग देख के डर गए. हाँ पैरेलल देख के डर गए. पैरेलल सीरीज से क्या मतलब है? आप हाँ फेजर बनाइए. अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा. पैरेलल में तो क्या सेम होगा? तो वोल्टेज को रेफरेंस मानिए, करंट का फेजर बनाइए. सीरीज में क्या सेम होता है? करंट. तो करंट को आप सेम मान के वोल्टेज का फेजर बनाते हैं. सेम चीज करना. तो 2 नंबर सवाल में एक देखिए इंडक्टर दिया हुआ इस तरह से. ये एक इंडक्टर L है. ये फर्स्ट एमीटर A1 है. ये एक कैपेसिटर है C. ये दूसरा एमीटर A2 है. दोनों पैरेलल में है. ये A3 है, मतलब जो नेट करंट मेजर करेगा. और ये अल्टरनेटिंग सोर्स है. यही है ना. अब कह रहा है एन इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज एज shown in the figure. The frequency of power is equal to resonant frequency of the circuit. ये सर्किट किसमें है? रेजोनेंस में. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? कि XL is equals to, ये मीनिंग होता है रेजोनेंस का. और बस इतना ही पॉइंट यहां पे कह पाएंगे, क्योंकि आगे सारा पॉइंट वो सब तो सीरीज के लिए बात किए थे ना. ठीक. अब देखो यहां पे किसमें है? ये पैरेलल में ना. पैरेलल में क्या सेम होता है? ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग मान लेते हैं ये नेट वोल्टेज है VRMS. तो यही वोल्टेज सब में होगा कि नहीं होगा? इसके क्रॉस में वोल्टेज इतना ही कहोगे. एमीटर तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का होता है, तो किसी काम का नहीं है. आप वायर समझिए उसको. एमीटर सबको वायर समझिए. तो ये कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज कितना है? VRMS. तो अगर इस सर्किट में करंट पूछें IC, RMS करंट थ्रू कैपेसिटर, तो करंट क्या होता है? VRMS बाय XC. इसमें करंट पूछेंगे तो बताओ. VRMS बाय XC. ठीक है. कोई दिक्कत? अब दोनों के क्रॉस क्या सेम है? वोल्टेज सेम है, क्योंकि पैरेलल में है. तो आप वोल्टेज को रेफरेंस मान लीजिए, वोल्टेज का फेजर बना दीजिए. ये हो गया VRMS. अब बताओ कैपेसिटर में क्या होता है? करंट लीड करता है. करंट लीड करता है. तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग ऊपर दिखाएंगे. करंट इन कैपेसिटर ऊपर दिखाएंगे. इंडक्टर में करंट लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस से. तो IL नीचे दिखाएंगे. तो आपसे क्या पूछा है? तो रेजोनेंस पे XL और XC सेम है, तो IC और IL भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो ये दोनों जीरो हो जाएगा. ये तो कट जाएगा. मतलब नेट करंट यहां से निकलेगा वो कितना कहोगे? ये A3 क्या रीड करेगा? 0 रीड करेगा. A2 रीड करेगा कितना? IC. A1 भी रीड करेगा कितना? लेकिन ये कितना रीड करेगा? ये मत बोलना कि IC प्लस IL. डायरेक्ट करंट ऐड क्यों नहीं ऐड होता है? क्योंकि फेजर है. तो आपसे क्या पूछा है? Which ammeter will read 0 ampere? A3. खत्म.
था कि नहीं? सेम क्वेश्चन 3 नंबर भी है। अब देखो 3 नंबर समझा रहे हैं। 3 नंबर में एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ये एक इंडक्टर है L का और ये कैपेसिटर है C का, और दोनों किसमें है? पैरेलल में है। और इसके साथ एक हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिए हैं। कह रहा है कि भैया देखो इसमें जो करंट है वो IL है, इसमें जो करंट है वो IC है, तो यहां से कितना करंट निकलेगा? डायरेक्टली लिखते हैं IC माइनस IL। दोनों तो पैरेलल में है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। IC ऊपर दिखाओगे, IL नीचे दिखाओगे, नेट कितना हो जाएगा? IC माइनस IL। तो कह रहा है देन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि I का जो वैल्यू होगा वो होगा IC प्लस IL, तो गलत है। दूसरा में कह रहा है कि IL माइनस IC, ये हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, हो सकता ना, ये हो सकता है। तीसरा में भी कह रहा है कि IL प्लस IC, तो नहीं हो सकता। और डी में कह रहा है, मतलब B और D में हो सकता है, B और D में हो सकता है, ठीक है। दोनों में IL माइनस IC का है, लेकिन अब ना दोनों में एक बात लिखा है। B में लिखा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर प्योर है। B में क्या लिखा है? मतलब इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं। और D में लिखा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर प्योर नहीं है, मतलब हो सकता है इनके पास कुछ रेजिस्टेंस हो जाए। गौर से देखिएगा, अगर इनके पास कोई भी रेजिस्टेंस हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तब एक और करंट दिखाना पड़ेगा मुझे, करंट इन रजिस्टर, बोलो। और वो जो करंट इन रजिस्टर होता है वो किधर दिखाएंगे? वोल्टेज की तरफ, बोलो। तो नेट कितना होगा फिर? देखो, अगर मान लो IL ज्यादा है IC से, तो IL माइनस IC नीचे हो गया, और I रेजिस्टेंस के क्रॉस इधर हो जाएगा, तो नेट कितना लिखोगे? अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस, है ना, नेट चेंज हो जाएगा ना। मतलब अगर रेजिस्टर इंडक्टर प्योर रहा तब ये नहीं लिख सकते, ये कब लिख सकते हैं? व्हेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर प्योर। समझ गई बात? ये दिक्कत है, दिक्कत है तो पूछ लो फिर से, ठीक है ना। आगे बढ़े 3 के बाद 4 नंबर, 4 नंबर चलो। 4 नंबर भी ट्रांजिएंट करंट का है, तो उसको छोड़ दीजिए। सो 1 और 4 किसका है? ट्रांजिएंट का है। हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिएंट करंट का। हालांकि आप चाहे तो इसको आसानी से बना सकते हो, बता दे क्या? क्योंकि हम बताए हैं आपको, चलो बता ही देते। 4 नंबर तो आसानी से बना सकते हो। 4 नंबर में है कि इस तरह से एक इंडक्टर है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर है। ये इंडक्टर 10 हेनरी का है, ये रेजिस्टर 10 ओम का है, और इसको हम लोग 2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। एक स्विच लगा दिए हैं यहाँ पे, और इधर में एक रेजिस्टर लगा दिए, कितने का? 20 ओम का। तो आपसे कह रहा है कि जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और बहुत देर बाद कितना कितना करंट होगा। तो समझिए, इंडक्टर जो होता है उसका बिहेवियर समझिए। इंडक्टर जो होता है वो एट t इज इक्वल्स टू 0, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो होता है ओपन लूप जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है? ओपन लूप के जैसा। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू 0 इंडक्टर किसके साथ बिहेव करता है? ओपन लूप के साथ। हालांकि इसको लोग एलआर सर्किट से प्रूव भी कर सकते हैं कि उसमें t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे वो किसके साथ बिहेव करता है? वायर के जैसा, ठीक है। तो 2 कंडीशन आपके लिए बता दीजिए। एट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी वो किसके साथ बिहेव करता है? वायर के जैसा। तो जब t इज इक्वल्स टू 0 होगा तब ये क्या हो गया? ओपन लूप। मतलब ये किसी काम का नहीं, हटा दीजिए उसको। यहां से करंट निकलेगा, इस 10 में जाएगा, इस 20 में जाएगा, वापस आ जाएगा। तो बताओ एट t इज इक्वल्स टू 0 क्या लिख दें? करंट कितना लिख दें? 20 हो गया बैटरी, और रेजिस्टेंस कितना? 30।
2/30, तो 1/15 एम्पियर, 1/15 एम्पियर, ठीक है। और एट t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी ये वायर हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, वायर से कनेक्ट कर दिया ना इसको, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो सीधा एक वायर जैसा, ये 20, तब करंट कितना होगा 2/20, 1/10 एम्पियर। हालांकि सब हम ट्रांजिएंट करंट में फिर से पढ़ाएंगे। 4 नंबर हो गया, चलिए आगे 6 नंबर करते हैं। वेरी बैड, 6 नंबर तो हम क्लास में कराए थे। कौन पूछो नहीं बताओगे? बता दो यार। चलो 6 नंबर है, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is 10 to the power -2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इसका रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से लिख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है पाई स्क्वायर ओम, पाई स्क्वायर ओम, और कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है ना, इस डायमीटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है इस तरह से ओमेगा से, और ओमेगा नहीं दिया, दिया हुआ है इसका आरपीएम कितना 200, तो ओमेगा आपको सिखाए थे वो 2πn/60 से निकालते, अगर आरपीएम दिया हुआ हो तो n से लिखते हैं आरपीएम को, तो 2π × 200/60 इतना रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा हो गया। कॉइल जब रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इट्स नथिंग बट जनरेटर, जनरेटर तो यही। तो पूछा है कि बताइए अल्टरनेटिंग करंट जो इंड्यूस होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये बताया ना फॉर्मूला, पहले ई नॉट निकाल लो, एन ए बी ओमेगा, ये होता है ई नॉट, और आपसे आई नॉट पूछा है, तो एन ए बी ओमेगा बाय आर। याद रखना ये वाला एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि यहाँ पे आप कितना ले लोगे 1। ए क्या होता है, इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर से लेना, 30 को 0.3 मीटर लिखते हो। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो दिया हुआ है, ओमेगा निकालिए यहाँ से, आर रेजिस्टेंस, ठीक है। 6 के बाद 8 नंबर, तो 8 नंबर गलती से ईएमआई का सवाल है इसमें, तो क्या दिक्कत है भाई 8 नंबर, फिर क्या पूछना है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, रेडियस है 0.1 मीटर, हैज 80 टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 80 है, और एक ऐसा कॉइल है सर्कुलर कॉइल। If the magnetic field through the coil increases from 0 to 2 Tesla in 0.4 second, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0, तो इनिशियली फ्लक्स भी क्या होगा 0, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, तो इनिशियली फ्लक्स भी 0 होगा। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 2 टेस्ला, कितना हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 2 into area A into number of turns n, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अगर मतलब इस तरह से चेंज हो रहा है, तो अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो डिफरेंशिएट करते, डेल्टा फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, दिस माइनस दिस, तो 2an बाय टाइम कितना दिया हुआ है 0.4 सेकंड, सब वैल्यू लिखते चलते, 2 into एरिया, एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻², 2an नंबर ऑफ टर्न्स है 80 बाय टाइम है 0.4, ये हो गया ईएमएफ, और आपसे करंट पूछा है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 11, तो करंट हो जाएगा 2 into पाई का वैल्यू 22/7 लिख दो, 10⁻² into 80 बाय 0.4, और रेजिस्टेंस कितना है 11, तो सबको काट पीट करो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट उड़ा दिए, ये 10 ऊपर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4 से ये कट गया, तो 8/7, 8/7 कितना हो जाएगा 1.8/7, अच्छा 8/7 ही आंसर है, बढ़िया मिलते हैं 8/7 एम्पियर आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान सा था यार। चलो 11 नंबर,
11 नंबर में है एक आइडियल चोक है। आइडियल चोक का मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है। takes a current of 8 ampere when connected to an AC supply of 100 volt and 50 hertz। एक चोक लिए आइडियल चोक, मतलब इसका सिर्फ इंडक्टेंस होगा L। इसको हम लोग एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। कितने वोल्ट का AC सप्लाई है? 100 वोल्ट का। मतलब ये 100 वोल्ट क्या दिया होगा? RMS वोल्टेज, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। इससे कनेक्ट कर दिए तो कह रहा है इसमें करंट कितना है सर्किट में? 8 एम्पियर। ये कौन सा करंट होगा? RMS करंट। कुछ नहीं लिखा है तो आई RMS करंट। बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है? एक्सएल कितना? रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट। 100/8 कितना हो? 12.5 है। तो दिक्कत? अब देखो एक रेजिस्टेंस है जो कि सेम कंडीशन में 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। अब एक रेजिस्टर बनाइए, उसको भी एसी के क्रॉस लगा दीजिए। 100 वोल्ट का एसी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का, और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 10 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना? वोल्टेज 10 ओम। क्या कौन पूछा ये सब? एकदम सही सवाल नहीं पूछता। If the two are connected to an AC supply of 150 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज, अब दोनों को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर दिए। किससे? ये इंडक्टर और ये रेजिस्टर, एक AC सप्लाई से, जिसका जो 150 वोल्ट का है और 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसका। तो आपको बताना है कि इसमें करंट कितना होगा, यही ना? करंट क्या लिखेंगे? वोल्टेज, पहले रेजिस्टेंस इसका निकाल लो, नेट रेजिस्टेंस। एलआर सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने सिखाया था। किधर? आर होता है ऐसे, ये दिख रहा है उसको, आर होता है इधर, और एक्सएल होता है नीचे। लेकिन एक्सएल ना चेंज कर जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर गया। फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एक्सएल का वैल्यू, तो आप पहले निकाल लीजिएगा। एक्सएल होता है 2 पाई एफ इंटू एल, ओमेगा एल होता है ना, तो यहां f रख देना 50, तो वहां से l निकाल लेना पाई के टर्म में, और फिर यहां पे xl निकालो, ठीक है? और फिर रेजिस्टेंस निकाल, करंट निकाल दो। ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पाएगा फिर हम उसको बिठा के बताते हैं। देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई fl इज इक्वल्स टू 100/8, मतलब 12.5 था ना, तो यहां से हम लोग L निकाल लेते हैं। 12.5 बाय 2 पाई f है 50, ये हो गया L। अब वापस से इंपीडेंस ट्रायंगल बना दीजिए। ये R इधर में कितने का? 10 ओम का, और XL नीचे में कितने का? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई FL, ये होता है ओमेगा इंटू L। 2 पाई f कितना है नया वाला? 40 इंटू L कितना है? 12.5 बाई 2 पाई इंटू 50, ठीक है? तो देखो ये 2 पाई से ये 2 पाई कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, पॉइंट आएंगे 10 ऊपर, 5 से ये 25 बाद में, 25 चौके 100, 10 से करोगे तो 10 ही आ जाएगा। तो देखो z कितना हो जाएगा फिर? दैट इज z 10√2। एकदम समझ में आ ही रहा होगा। और क्या निकालना है? करंट ना। तो करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 150/10√2, 15/√2। ये आंसर है क्या? इसी फॉर्म में है। कहां लिखा है? डी। चलिए 11th के बाद 12th भी वही है, आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट, आर सर्किट। तो इसको हम लोग करेंगे ट्रांजिएंट सर्किट में। अभी आप याद रखो एट t इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कहते हैं, उस समय इंडक्टर ओपन लूप और कैपेसिटर जो होता है वो वायर जैसा बिहेव करता है, उल्टा होता है, कैपेसिटर वायर जैसा। और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर इंडक्टर वायर और कैपेसिटर ओपन लूप। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर भी पूछा है, t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर भी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर पहले आप सर्किट बना लीजिए, निकाल लीजिए, इसमें निकालना है t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पे। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब ट्रांजिएंट करंट पढ़ेंगे। तो अभी 12 छोड़ दीजिए।
13 तो बना दोगे यार आप। 33 पूछ रहा है। बहुत कष्ट है जिंदगी में। ये L है, ये C है, ये R है, और इसको एक AC सोर्स से लगा दिए। ठीक है, तो ये तो पैरेलल में है ना। ठीक है भैया, नहीं पैरेलल में नहीं, हाँ। तो कह रहा है कि रेजोनेंस पर क्या होगा, तो रेजोनेंस पर तो XL और XC बराबर होता है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि द पावर, नहीं वो जो करंट मैक्सिमम लोग पढ़े हैं वो किसमें पढ़े, सीरीज में। वो सब सीरीज का है, यहाँ आपको नया सोचना पड़ेगा। ये सब तीनों सीरीज में थोड़ी है, यहाँ आपको नया सोचना पड़ेगा। हम इसलिए पूछे। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें वोल्टेज जो भी होगा वही वोल्टेज इसमें होगा कि नहीं होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज। यस क्योंकि दोनों पैरेलल में, ये पूरा सिस्टम और ये पूरा, तो ये नेट वोल्टेज है। बोलो, इसके क्रॉस भी वोल्टेज वही होगा, और उसके वजह से इसमें करंट कितना होगा, IR। अगर पूछे नेट वोल्टेज क्या लिख रहे हैं, V लिखता है ना वोल्टेज, V/R। बोलो ठीक है। इसमें भी करंट कितना होगा, जो भी इसका रेजिस्टेंस आएगा, वोल्टेज बाय इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा X, इन दोनों का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो लिखिए। अब देखो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इंडक्टेंस प्लस कैपेसिटेंस का नेट रेजिस्टेंस। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। क्या सेम होता है, करंट। सीरीज में क्या सेम होता है, अरे सीरीज में तो रेजिस्टेंस निकाले जानते ही हैं, सीरीज में तो रेजिस्टेंस निकाले जानते हैं। कितना होता है, XC माइनस XL। XC ऊपर दिखाते हैं, XL, तो यहां पर लिख देते हैं XC माइनस XL। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कैसे लिखा XC माइनस XL, इस बार में क्योंकि दोनों किसमें था, सीरीज में हम लोग जानते हैं। अब बताओ ये पूरा, ये जो ग्रीन से पूरा हम घेर दिए, ये LC और ये R किसमें है, तो क्या सेम वोल्टेज का फेजर बना दें, मतलब वोल्टेज को रेफरेंस मान लें। मान लिए वोल्टेज को रेफरेंस, तो बताओ रजिस्टर में करंट किधर दिखाओगे, इधर की तरफ, कितना, V/R। ठीक है, इंडक्टर में किधर दिखाओगे, इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो नीचे दिखाओगे, कितना, V/XC माइनस XL। ठीक है, कैपेसिटर में किधर दिखाओगे, कितना, ठीक है। तो नेट करंट किधर होगा, ये तो खत्म हो गया, सेम था ना, तो नेट करंट इधर ही हो गया। मतलब नेट करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है, 0, मतलब फाई 0 है। मतलब अगर तुक्का भी मारते आप लोग पुराना वाला से, जो बहुत लोग बनाए हो, तो भी आंसर आ जाता है ना, लेकिन तरीका वो नहीं था। पहला है कि पावर फैक्टर 0 है क्या, देख पावर फैक्टर तो cos फाई को कहते हैं, वो तो 1 है। करंट थ्रू द AC सोर्स इज मिनिमम, करंट मिनिमम थोड़ी होगा, हाँ करंट मिनिमम है, करंट। अच्छा देख लेते हैं आगे, एक ऑप्शन में लिखा है करंट मैक्सिमम है, और एक में लिखा है करंट थ्रू L and R आर इक्वल। ये तो गलत है, दोनों से बराबर नहीं है। अब ये करंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये पता करना है ना। तो कैसे पता करें, कैसे पता रेजिस्टेंस मिनिमम है, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, अगर कुछ भी रहता तो उसका फिर R² प्लस कुछ रहता अंडर रूट, तो वो मतलब इससे तो बड़ा ही होता ना। ऐसे नहीं, पहले हम लोग निकालते हैं कि आखिर इस सिस्टम का रेजिस्टेंस होता कितना। इस सिस्टम का रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। इस सिस्टम का रेजिस्टेंस जो कैसे निकालेंगे, ये हो गया वोल्टेज, देखो सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये हो गया वोल्टेज, रजिस्टर में करंट इधर V/R, और जो भी होता है इस इंडक्टर में
नीचे तो XC माइनस XL तो हमेशा ही कट जाएगा, अगर ऐसे रहा तो हमेशा ही कट जाएगा ना। वो तो सीरीज में रहता है, कट नहीं करेगा। अच्छा मान लो अगर इधर कुछ होता v बाय x मान लो लिखते v बाय x लिखते तो ये होता नेट ऐसे, ठीक है, ये नेट करंट होता, नेट करंट कितना लिखते अंडर रूट v कॉमन ले लेते ना, v बाहर 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय आर स्क्वायर, ये होता i, और v बाय i को इधर भेज दीजिए, v बाय i को हम लोग z कहते हैं, तो z कितना होता 1 बाय अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, या यहीं से सोच लेते ना, ये यहीं से सोच लेते हैं। अब ये जो करंट है वो x पे डिपेंड कर रहा है यहां देखो, तो x जब मिनिमम होगा, जब x मिनिमम होगा अच्छा हम ये कह सकते हैं, x मत छोड़ो, सोचो ऐसे सोचो, जैसे ये टर्म अगर आ गया, ये टर्म अगर आ गया तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, पहले से बढ़ गया ना, पहले से भी कुछ टर्म मल्टीप्लाई में आ गया। अगर ये टर्म नहीं है तो घट गया ना, करंट मैक्सिमम या मिनिमम, अच्छा सोचते हैं इसको, इस क्वेश्चन को भी रहने देते, छोड़ देते हैं 13 को सोचते हैं, अभी रहने देते 13। सब चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना, ऐसे हवा में तो तुम लोग तो हवा में बना देते हो, बनाया ना हवा में क्या हम पूछे थे सर, और सब कोई हवा में बनाया हुआ, और डाउट भी नहीं पूछा होगा, देखिए सर। अरे चलो 14 करते हैं जल्दी से, 14 चलो, आते 13 करेंगे हम लोग, अगली क्लास में कर लेंगे, अभी समझ लेते हैं पहले वीडियो कॉल था जी, अब मेरा क्लास हो जाए। चलो 14 करते हैं। इन द सर्किट शोन द आरएमएस वैल्यू ऑफ E इज 5 वोल्ट। छी 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 छी, ये इंडक्टर दिया हुआ है, ये रेजिस्टर दिया हुआ है, और ये एसी कौन पूछा है, फ्रिज पूछा ना, ये 5 वोल्ट है, ऐसे देखते बन गया तो सर हम पूछेंगे। और इंडक्टर में 3 वोल्ट है, तो रेजिस्टर में कितना 4 वोल्ट है ना, ऐसे बन जाएगा। तो ये मत पूछना 4 वोल्ट कैसे, नेट वोल्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, जिससे ये सब ना बने ना, वो सब फॉर्मूला याद रखा करो, इस सब में नेट वोल्टेज का फॉर्मूला ही बताए हैं हम। 15 नंबर इज वेरी गुड क्वेश्चन। 15 नंबर एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे पहली बार में नहीं बना था, ठीक है, जैसे अभी 13 नंबर तो पता नहीं बनाते देख नहीं बना, लेकिन 15 नंबर हमको स्पेसिफिकली याद है, हमसे नहीं बना था। अब बनाए होंगे बहुत पहले, तो ये बहुत पहले बनाए होंगे। अब हमको लगता है कि 13 नंबर कोई डाउट भी आज तक नहीं पूछा होगा। तो फर्स्ट है हम सर। चलो 15 नंबर कहते हैं E is equals to E naught cos omega 1t plus E naught cos omega 2t, और ओमेगा 1 है 100 पाई और ओमेगा 2 है 500 पाई, मतलब ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ये ना दिया हुआ है, तो उतना खतरनाक सा इक्वेशन दिया था, हम सिंपल फॉर्म में लिख दिए। इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर, मतलब ये जो सोर्स था ईएमएफ का, इसको हम लोग एक आरसी सर्किट में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, बोलो, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। आप नहीं दोनों वोल्टेज को अलग अलग समझो, पहले इस वोल्टेज की वजह से करंट कितना होगा,
तो ई नॉट cos ओमेगा 1t प्लस जो भी phi 1 phi 2 होना है प्लस माइनस जो भी होना है बाय रेजिस्टेंस z। z कितना होता है फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा 1 स्क्वायर c स्क्वायर है ना। ओमेगा तो अलग अलग है ना प्लस क्या क्या बोले जो EMF का फॉर्मूला है ना उसको अलग अलग खाए ले अलग ही अलग लिखा हुआ देखो नहीं लिखा हुआ अलग बीच में प्लस का साइन नहीं दिख रहा है प्लस करंट इसके लिए चलो क्या लिखोगे ई नॉट cos ओमेगा 2t प्लस फाइव 2 प्लस माइनस जो भी लिखना चाहो फाइव 2 तो निकालना पड़ेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ठीक है देखो पॉइंट समझने वाला ये है कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं करता है। एसी का फ्रीक्वेंसी क्या है लेकिन कैपेसिटर या इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करता है और ये पॉइंट समझने वाला है ध्यान में रखने वाला है। इसी पॉइंट इसमें था तो आपसे पूछा कि अगर इसको हम लोग I1 कहें इसको I2 कहें तो कौन बड़ा कौन छोटा ध्यान सुनना ओमेगा 2 बड़ा है बोलो ओमेगा 2 बड़ा है तो ये टर्म क्या ये टर्म ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर तो ये पूरा टर्म मतलब ये इंपेडेंस छोटा है तो इंपेडेंस छोटा है तो I2 क्या होगा I2 इज ग्रेटर देन I1 सी ऑप्शन से हो गया 15 नंबर ना आगे पूछो 17 पहले 17 18 बता दो 17 नंबर इन द सर्किट शोन इनिशियल करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट इज फिर से वही यार लोग ट्रांजिएंट सर्किट ज्यादा है इसमें नहीं ये 10 ओम ओ हाँ बन गया बन जाए ये इंडक्टर ये 10 ओम हाँ सर ओपन हो ये 10 ओम ये 6 वोल्ट का बैटरी बस यही है ना। तो कह रहा है आपसे कब पूछा है इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर तो इनिशियली ये इंडक्टर ओपन लूप तो इसको हटा दो। अभी कितना आसान सर्किट दिखता है ना। करंट कितना हो जाएगा 6 बाय 30 1 बाय 5 एम्पीयर 0.2 एम्पीयर खत्म 70 नंबर 18 भी वही आरसी सर्किट तो 18 में बहुत लंबा है उसको सॉल्व करना होगा। एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है अरे e का पावर भाई एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर करेंगे ट्रांजिएंट सर्किट में करेंगे उसको रहने दीजिए। आगे बताओ 20 में एडमिटेंस क्या होता है लिखो देखो क्या लिखा है महो इंपेडेंस का उल्टा को एडमिटेंस कहते हैं मतलब Z का उल्टा को 1 बाय Z को एडमिटेंस कहते हैं 1 बाय Z। अरे तो यूनिट देख के पता किया करो ना महो किसका यूनिट होता है ओम इनवर्स को कह रहे ना महो यार बच्चों उल्टा सिखाए थे बुला गया आप लोग कंडक्टेंस का यूनिट याद है ना। एडमिटेंस निकालो निकाल के दिखा हम ही 20 नंबर नहीं सर अपने से निकाल चलो 20 नंबर करते हैं आज का आखिरी सवाल 20 नंबर आज का देखो ये सर्किट दिया हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। देखो ये सवाल हम बता दे रहे पैरेलल एलसीआर सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं और ऐसा सर्किट पीछे एक सवाल में है सॉल्व सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8 है शायद आखिरी सवाल वो मुझे सब लोग का बना हुआ चाहिए ठीक है। हाँ 8 या 9 अगले क्लास में हम चेक करेंगे सब लोग।
और वैसा सवाल मतलब वो सवाल आईटी में ही आया हुआ है और वैसा सवाल सब्जेक्टिव में भी है, पीछे सब्जेक्टिव में वो भी पूछेंगे। हाँ 8 या 9 जो भी है। सॉल्व सब्जेक्टिव का लॉजिक पूछेंगे अच्छे से। देखो ये क्या है, पैरेलल एलसीआर सर्किट। ये क्या है, है ना। तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, सबका रेजिस्टेंस तो पता ही है, निकाल दिया इसमें, नहीं तो निकाल लेते, एक्सेल तो निकाल जानते हैं, ओमेगा एल करके, ओमेगा यहां से ले लेते हैं सिमिलरली। तो अब सब में क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, तो इसमें लोग करंट फेजर बनाएंगे। इसमें करंट क्या लिखोगे, आई आर, बोलो कितना लिखोगे, 220 बाय 10 कितना, 22 एम्पीयर। इसमें करंट आई एल 11 एम्पीयर और इसमें करंट आईसी 5.5 एम्पीयर। लिखोगे ना, अब बनाइए, देखिए फेजर डायग्राम। इधर में हम लोग क्या दिखाएंगे, वोल्टेज। तो हम लोग जानते हैं रजिस्टर में जो करंट होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है, ये हो गया 22 एम्पीयर। इंडक्टर में करंट लैग करता है, नीचे दिखाएंगे कितना, 11 एम्पीयर। कैपेसिटर में लीड करता है 5.5। तो नेट इन दोनों किधर हो जाएगा, नीचे कितना, 5.5। तो इस सर्किट में नेट करंट कितना होगा निकाल सकते हो, √22 का स्क्वायर 484 प्लस 5.5 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर 25 30 30.25। ये हो गया √0.25 और इसमें जोड़ दो 4 8 3 11 के हाथ में रहा 1 514 526 का होता है 24 526 का ना 576 और 523 का स्क्वायर कितना होता है 529 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 23 से भी कम है ये, 22 का होता है 484, तो 22.6 मान लेते हैं, 6 एम्पीयर। ठीक है, तो अब देखो Z अगर इसका पूछे तो क्या कहोगे, V/I, और अगर 1/Z पूछे तो क्या कहोगे, 1/Z को ही एडमिटेंस है, एडमिटेंस महो उसका यूनिट है। I कितना है 22.6 और V कितना है 220। देखो अगर ये 22 होता तो 1/10 लिखते 0.1 आता, थोड़ा सा 22 से ज्यादा है, मतलब 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 0.103। देखो सी ऑप्शन में है ना, देखो चेक करो, ये आंसर है ना। समझ गए पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, पक्का। किसका फेजर बनाएंगे, उसमें करंट निकाल लेंगे, नेट करंट। अब देखो वेरिएबल्स के फॉर्म में, यहाँ तो नंबर्स के फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में होगा तो भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, वी करके फॉर्म में, अगर मान लो ये नहीं दिया होता, ये आर होता, क्या लिखते इसको, V/R, ये लिखते V/XL, ये लिखते V/XC। अगर आप कहिए कि सर आप इसका डराइव करके दिखा दीजिए हमको फॉर्मूला, हम लोग आगे से याद रखेंगे, बोलो बोलो ना, हम दिखाते डराइव। देखो इसमें क्या लिखोगे, V/R, बोलो इसमें क्या लिखोगे, इसमें, तो देखिए सब में वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज को रेफरेंस मान लिए। रजिस्टर में करंट इसी के डायरेक्शन में होता है तो दिखाएंगे V/R। कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो V/XC और इंडक्टर में लैग करता है V/XL। अब इन दोनों में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, हम लोग मान लेते हैं कि वो वाला ज्यादा है, तो कितना होगा V/XC माइनस V/XL। तो नेट कितना हो जाएगा बताओ, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये होगा नेट। तो नेट करंट क्या लिखोगे, V कॉमन ले लेते हैं, सब में है ना, 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का, और इस V को इधर भेज दो, तो I/V को Z कहते हैं, 1/Z कहते हैं ना, तो 1/Z कितना होता है 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का। जिसको फेजर ड्रॉ करने में पैरेलल का दिक्कत हो
वो आगे से 1/z का ही फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये कोई याद रखने से फायदा है नहीं, नुकसान है। क्या फायदा होता है, जैसे यहाँ हम लोग को क्या फायदा होता है, सीधा सीधा r और ये सब वैल्यू रखते आंसर कैलकुलेट कर लेते एक लाइन में, इतना करना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम है सोचने भी सिखाना आपको कि कोई चीज नया नहीं, जितना आप पढ़े हैं उसी से एसी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है एसी में, ठीक। और जितने भी कॉन्सेप्ट है सब आसान आसान, ठीक। अगले क्लास में हम लोग इसके बाकी दो चार डाउट जो और बच के वो करेंगे और सॉल्व सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।